गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th ज्योग्राफी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 12 पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान, जिसमें कल हमने अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हरित गृह प्रभाव क्या होता है और किस प्रकार से ये हमारे लिए या मानव जीवन के लिए जो इफेक्ट डालता है उसके प्रभाव क्या रहते हैं और किस कारण से ये बढ़ता है। हरित गृह प्रभाव। अब हरित गृह तो अपन कहते हैं पृथ्वी को, यानी जो अपनी पृथ्वी है वही क्या है, एक ग्रह है। कौन सा? हरित ग्रह के नाम से उसको जानते हैं। अब उसके इफेक्ट क्या है, उसके प्रभाव क्या है, इस पर लगातार बढ़ता हुआ जो तापमान है उसको अपन इससे जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक जिसमें हम स्टार्ट करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रक्रिया से बोलते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो टेम्परेचर क्या होता है, लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे वायुमंडल में जो गैसों का प्रतिशत पाया जाता है, जैसे अपन पढ़ते हैं नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑर्गन भी है, CO2 की मात्रा भी होती है, और उसके अलावा अपन पढ़ते हैं ओजोन गैस। तो ओजोन गैस भी होती है। अब ये ओजोन गैस, इन गैसों के प्रतिशत में यदि परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का इफेक्ट क्या होता है, जब सूर्य की किरणें जब धरातल पर पहुंचती है तो उसको सबसे ज़्यादा ओजोन जो गैस होती है, ये ओजोन गैस क्या करती है, केवल उतनी मात्रा में वहाँ तक पहुँचने देती है जितनी अपने को आवश्यकता होती है। लेकिन धीरे धीरे ओजोन क्षीण होती जा रही है, गैस परिवर्तन हो रहा है, तो इसके कारण क्या होता है, सूर्य का जो टेम्परेचर है वो सीधे धरातल पर ज़्यादा पहुंचने लगता है। हम कई बार देखते हैं कि आज से अगर 5 साल पहले की बात करें तो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। धीरे धीरे ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अभी वर्तमान में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 49 तक। तो ये जो तापमान, जो वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है, इसी को अपन बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाने में क्या करती है, मदद करती है। अब कुछ गैसें ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारे पूरे जो क्लाइमेट है, हमारा जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल के तापमान को, धरातल के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है ये इन ग्रीन हाउस गैसों में। अब ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती है, जैसे नाम से पता चलता है ग्रीन हाउस गैसें, यानी वो गैसें जो तापमान को बढ़ाती है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसें यानी ऐसी गैस जो धरातल के तापमान को या पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है, उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस। अब इसमें कौन कौन सी होती है? CO2, ये तापमान बढ़ाने में सहायक है। उसके बाद में जल वाष्प। जल वाष्प इसलिए कि जब अपन देखते हैं कि जल जो वाला जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र से वाष्प के रूप में जब ये ऊपर उठती है तो वो क्या होता है, उसमें थोड़ी उष्मा होती है, और उष्मा के कारण जो वायुमंडल है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसके अलावा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसके अलावा मीथेन, ये महत्वपूर्ण जो गैसें, इन गैसों को कहा जाता है हरित गृह गैसें। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प भी एक गैस ही होती है, क्यों वाष्प जो है वो भी क्या होता है, धरातल से जैसे वाष्प के रूप में जब जल ऊपर पहुंचता है तो ये क्या करता है, क्योंकि अपन पढ़ते रहते हैं कि जल गर्म भी देरी से होता है और ठंडा भी देरी से होता है। तो जब ये गर्म होकर ऊपर उठता है तो ये वाष्प जो होती है कैसी होती है, उष्मा युक्त होती है, इसमें उष्मा होती है, तो ये ऊपर जाती है, तो ये क्या करती है, वायुमंडल को गर्म करने का काम करती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, ये ऐसी गैसें हैं जो अपने वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने का काम करती है, इसलिए इनको कहा जाता है हरित गृह गैसें या ग्रीन हाउस गैसें। सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने देती है। ये गैस क्या करती है, CO2, ये जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उन किरणों को रोकने का काम नहीं करती, बल्कि सीधे धरातल पर पहुंचाती है। पृथ्वी से उष्मा को बाहर निकलने देती है। अब जैसे अपन बात करें कि ये ऊपर से सूर्य की किरणें जब आ रही है वो धरातल की तरफ, वो धरातल पर आ रही है, ज़्यादा मात्रा में आएगी तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगी, तो उसी के साथ में उष्मा को बाहर निकलने देती है। लेकिन ये गैस अधिक मात्रा में होने पर क्या हो जाता है, अधिक मात्रा में जब वायुमंडल में ये गैस जैसे इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में हो गई तो ऊपर से जब वापस जब ये सूर्य की किरणें आती है तो उसको तो ये रोक नहीं पाती है, उस दौरान तो क्या होती है, धरातल पर पहुंच जाती है। लेकिन इसका एक मोटा आवरण जो है, जब धरातल पर ये किरणें गिरती है, इसको गर्म करती है और यहाँ से उष्मा के रूप में, विकिरण के रूप में जब वापस लौटती है, धरातल जब उष्मा छोड़ता है तो उस उष्मा को क्या करती है, ये इस आवरण के अंदर बाहर नहीं निकलने देती, अंतरिक्ष में नहीं जाने देती और इसी क्षेत्र में रोके रखती है। जिसके कारण क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, तापमान आ रहा है और बाहर निकलेगा नहीं तो क्या होगा, उस क्षेत्र गर्म होता जाएगा और इस क्षेत्र में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। अगर ये इसका आवरण हल्का होता है तो इसके कारण क्या, यहाँ से जब जो गैसें वो परावर्तित होती है और सीधे अंतरिक्ष में पहुँच जाती,
तो ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाली जो गैस है उनको एक मोटे आवरण परत के रूप में रोक लेता है। सूर्य से आने वाली विकिरणें जो होती है उनको तो रोक नहीं पाता क्योंकि बारीक होती है वो, और ये जब वापस लौटती हुई किरणें तापमान होता है उसको रोक लेता है, जिसके कारण हमारे हरित ग्रह किसको बोल रहे हैं? पृथ्वी को। इस पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। गैस अधिक मात्रा में होने पर एक मोटा आवरण बना देती है तथा पृथ्वी से वापस लौटने वाली उष्मा को क्या करती है? ये पृथ्वी से वापस लौटने वाली उष्मा को यहीं रोक लेती है। इसलिए पृथ्वी के इस क्षेत्र का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी तापमान के बढ़ने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? हरित गृह प्रभाव। सूर्य से किरणों का धरातल पर पहुंचना, धरातल पर पहुंचने के बाद में वापस परावर्तित होती है और परावर्तित होकर ये अंतरिक्ष में जाती है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने कौन नहीं देता? ये CO2 जो है एक मोटी, जब CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ये एक मोटी परत के रूप में जमा हो जाती है। तो सूर्य से आने वाली किरणें वो तो बिल्कुल बारीक है, इसलिए वो तो इसको चिरते हुए धरातल पर पहुंच गई। लेकिन यहाँ से जो उष्मा उत्सर्जित होती है, जब हम कई बार देखते हैं अपनी जो धरातल होती है, भूमि होती है, वो सूर्य के तापमान से तीव्र किरणें जो होती है उससे गर्म हो गई। अब धीरे धीरे जैसे सूर्य हटता है तो धीरे धीरे ठंडी होगी। अब ठंडी होगी तो उसमें जो उष्मा है वो तो ऊपर ही निकलेगी। तो ऊपर निकलती ज़रूर है, लेकिन वो ऊपर नहीं लौटकर इसी क्षेत्र में यहीं पर रुक जाती हो, और इसके कारण यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? इस पूरे क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इस बढ़ने वाले टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? हरित गृह। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? हरित गृह प्रभाव। यानी लगातार वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ते हुए तापमान को हम क्या बोलते हैं? हरित गृह प्रभाव। कारण क्या है उसका समझ में आ गया? क्यों बढ़ती है गैस? क्योंकि CO2 की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये क्या करती है? आती हुई किरणों को नहीं रोकती, बल्कि वापस और लौटती हुई उष्मा को एक मोटे आवरण के कारण वहीं पर रोक लेती है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि की समस्या है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव इसने कहा है कि पृथ्वी के तापमान, धरातल का तापमान लगातार जो बढ़ रहा है उसमें निरंतर वृद्धि होने की समस्या है, क्योंकि सूर्य से आने वाले ताप को पृथ्वी पर रोक तो लिया जाता है। ये वही बात है कि अपन सूर्य से आने वाला जो ताप है उसको पृथ्वी पर रोक तो लिया, पर उसे वायुमंडल से बाहर क्या होता है? नहीं निकलने देती। कौन सी गैस? CO2। वापस आते टाइम तो इसने कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया, लेकिन जब वापस जाती है अंतरिक्ष में लौटती हुई जो किरणें होती है उनको, उस उष्मा को यहीं रोक लेती है, और इसके कारण पूरा का पूरा जो क्लाइमेट है, ये पूरा वायुमंडल और धरातल तक का जो एरिया है पूरा क्या होता है? टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण इसी बढ़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो उसे वायुमंडल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब हरित गृह प्रभाव जो है उसके क्या कारण है? तो अब ये कारण तो अपन सीधे देख सकते हैं कि जो CO2 की मात्रा, जहाँ से CO2 का उत्सर्जन होता है वो उसके कारण है। आज अपन देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों हो रहा है, तो CO2 का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। अब CO2 का उत्सर्जन कहाँ होता है? औद्योगिक क्षेत्रों से, परिवहन साधनों से, तो इन सभी से इसका उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। तो इसी यही हमारे कारण है। तो औद्योगिकरण में कोयला, पेट्रोलियम के उपयोग के कारण, अब पेट्रोलियम का उपयोग किस में करते हैं? परिवहन में। औद्योगिकरण में, औद्योगिक क्षेत्रों में जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वहाँ पर उष्मा प्राप्त करने के लिए कोयले का दहन किया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, और उस जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति वो कहाँ पहुँचती है? वायुमंडल में, और ऊपर जाकर एक मोटे आवरण के रूप में वो जमा हो जाती है। वनों का विनाश। अब एक चीज़ है, वनों का विनाश, अगर इस क्षेत्र में वन ज़्यादा होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेंगे, लेकिन वन भी कम है और CO2 की मात्रा भी ज़्यादा उत्सर्जित हो रही है, तो वनों का विनाश भी क्या है? इस गैस को बढ़ाने में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत उपयोगी गैस है, क्योंकि ये पौधों में क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। यानी पौधे इसी गैस से क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। पौधे इसी गैस से विकसित होते हैं। लेकिन वन लगातार धीरे धीरे वनों की संख्या कम होती जा रही है, तो वो तो अवशोषण तो एक लिमिट होती है उनकी। हम खाना खाते हैं तो हमारी खाने की एक लिमिट होती है, ये तो नहीं कि जितना देंगे उतना खाएंगे। तो यहाँ भी इनकी एक लिमिट होती है वनों की, कि वो उस लिमिट में तो ये ग्रहण करते हैं, लेकिन वन कम हो गए तो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन वनों की लगातार कटाई के कारण वृक्षों की कमी होने से वायुमंडल में किसकी मात्रा बढ़ रही है? CO2 की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। अधिक मात्रा में ये गैस क्या है? हानिकारक होती है। जीवाश्म ईंधन, वही गीली लकड़ियाँ जो होती है, लकड़ी और कोयला के दहन से, जीवाश्म ईंधन के दहन से लगभग 80%, जब हम एक गीली लकड़ी को जलाते हैं, एक उसका कोयला तैयार करते हैं, तो उससे 80% CO2 का उत्सर्जन होता है। हमने बात की थी कि सूखी लकड़ी और गीली लकड़ी को अगर एक साथ जलाया जाए तो गीली लकड़ी एक तो देर तक जलेगी और उससे धुआं ज़्यादा निकलता है, यानी CO2 का उत्सर्जन उससे ज़्यादा होता है। तो 80% CO2 के वातावरण में मुक्त होती है, और CO2 की मात्रा 290 से 330 ppm, ये इसको मापने की
किसी क्षेत्र में 290 से 330 ppm तक बढ़ने का मुख्य कारण वनों का विनाश और जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। कई बार जंगलों में आग लगने के कारण भी इस गैस का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। तो 290 से 330 तक बढ़ने का मुख्य कारण जो है वो है वनों का विनाश। तो आप यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस है, तो आपसे पूछ लिया जाए ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है, तो सीधी सी बात है वनों की कमी और पेड़ों को काटने या उनको जलाना। वनों के जलाने से भी क्या होता है, इस गैस का ज़्यादा उत्सर्जन होता है। ये तो हो गए जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स। इसका प्रयोग आज लगातार बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे इनका प्रयोग बढ़ रहा है तो उसके कारण क्या होता है, CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसका उत्सर्जन होता है एयर कंडीशनर से और इन रेफ्रिजरेटरों से। अभी कई बार अपने घर में वो जैसे रेफ्रिजरेटर की बात करें, फ्रिज होता है वो कई बार ख़राब हो जाता है, फिर उसको अपन लेकर जाते हैं कि इसमें गैस भरवा के लाओ, क्यों, वो गैस ही उसमें काम करती है। अब वो गैस धीरे धीरे उत्सर्जित होकर कहाँ पहुँचती है, वायुमंडल में। तो वहाँ पर जो गैस उत्सर्जित होती है वो कौन सी होती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का प्रयोग, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर के निर्माण कार्य और प्रयोग से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्पन्न होती है, जो हरित गृह गैसों की मात्रा को क्या करती है, हरित गृह गैसों की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करती है। अब यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाया हुआ है कि सूर्य से जैसे धरातल पर विकिरण का मुख्य हिस्सा पृथ्वी द्वारा अवशोषित हो गया। सबसे पहले सूर्य से जो लाइन आ रही है सीधे नीचे धरातल पर, जिसमें नीचे लिखा है पृथ्वी विकिरण का मुख्य हिस्सा पृथ्वी द्वारा अवशोषित होकर क्या करता है, जो धरातल है उसको गर्म करता है, अपनी पृथ्वी को गर्म करता है। उसके बाद में यहाँ से परावर्तित किरणें जो होती है ऊपर बाह्य वायुमंडल में, लेकिन बीच में दिया हुआ है कि इसके कारण CO2 के अवरोध के कारण ये क्या होती है, धरातल पर ही रुक जाती है। अवरक्त विकिरण पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होकर उसे क्या करती है, गर्म बनाने का कार्य करती है, अपने वायुमंडल को गर्म करती है। ये नीचे दिखा रखा है तापीय विद्युत संयंत्र, जहाँ से ऐसे चिमनियों से धुआं निकलता है। तो ये सारे क्या है, चिमनियों से निकलता हुआ धुआं क्या है, CO2 का उत्सर्जन। सबसे ज़्यादा मात्रा में CO2 का उत्सर्जन यही होता है, क्योंकि यहाँ पर किसको जलाया जाता है, कोयले का दहन किया जाता है। अब ये तो हो गए कारण। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि हरितगृह जो प्रभाव है उसके क्या दुष्परिणाम है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। दुष्परिणाम तो अपन देख ही रहे हैं। तो दुष्परिणाम के बारे में अगर बात करें, इसके दुष्परिणाम क्या है, इसके प्रभाव क्या है। तो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसों के स्तर में पिछले 100 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। CO2 की सांद्रता का मतलब होता है कि एक स्थान पर CO2 की मात्रा ज़्यादा मात्रा में बढ़ी। CO2 की सांद्रता में 30% की बढ़ोतरी हुई है। पहले की अपेक्षा CO2 जो है 30% मात्रा में बढ़ चुकी है टोटल गैसों के। मीथेन की मात्रा वायुमंडल में औद्योगिक क्रांति के समय से, औद्योगिक क्रांति जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का ज़्यादा मात्रा में, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या, उद्योगों का बढ़ना, और जैसे उद्योग बढ़े तो इस गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा होने लगा। वायुमंडल में औद्योगिक क्रांति के समय से अब तक लगभग 145% गैस बढ़ चुकी है। इससे ग्रीन हाउस प्रभाव, अब ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब तापमान बढ़ा है। गैसें क्या करती है, तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है। तथा पृथ्वी के उष्मायन में क्या हुआ, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है। इसके मुख्य प्रभाव क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उससे तो सबसे पहला प्रभाव है वो है तापमान में वृद्धि। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब एक चीज़ अपन इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 50 वर्षों से लेकर अभी तक की अगर बात करें, 50 वर्ष पहले ये टेम्परेचर 40 डिग्री 42 डिग्री के आसपास रहता था। फिर उसके बाद में 1950 की अगर बात की जाए, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ, तो उसके बाद में ये जो टेम्परेचर है ये 40-42 की जगह कितना हो गया, 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच गया। कब, 2020 तक अभी की बात करें। अब ये इन वर्षों में तो अपने एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर 42 से 48 यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 100 वर्षों में भी अगर ये तापमान बढ़ता है तो यहाँ पर अगर 2020 से अपन बात करें 2120, तो इस समय तक अगर ये 6 डिग्री बढ़ जाता है तो इसका मतलब हो गया 48 और 6 51 डिग्री। 48 और 6 कितने हो गए, 54। जब अपन 48 डिग्री टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते तो उस कंडीशन में 54 डिग्री जो टेम्परेचर होगा
उस दौरान यहाँ की जो वनस्पति है, जंगल है, उन जंगलों में ऑटोमेटिक आग लगना प्रारंभ होगा और आग लगेगी तो उससे सारे वन नष्ट होंगे। अब वन नष्ट होंगे तो ये जो CO2 है इसका अवशोषण कौन करेगा? CO2 का अवशोषण तो चलो कोई नहीं करेंगे, लेकिन O2 आपको कहाँ से प्राप्त होगी? ऑक्सीजन, वो तो वनस्पति से प्राप्त होती है। वनस्पति तो इस तापमान के कारण धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, तो नष्ट हो रही है तो ऑक्सीजन का जो उत्सर्जन करते हैं वनस्पति, पेड़ पौधे, वो तो धीरे धीरे कम होगा और ऑक्सीजन का स्तर घटा तो जीवन जो है वो क्या हो जाएगा? नष्ट होगा। तो ये स्थिति अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इसको नियंत्रित नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए तो क्या इस पृथ्वी पर रहना संभव ही नहीं है। तो आने वाले समय में उस पीढ़ी को बचाने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसके जो दुष्परिणाम है, इन दुष्परिणामों को यहीं पर नियंत्रित करना पड़ेगा। और इसको नियंत्रित करने के लिए क्या, अधिक से अधिक जो हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उसको रोक करके उसके स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उनका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करें। तो तापमान में वृद्धि, पूरे विश्व में औसत तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। संपूर्ण विश्व में, कोई अपने एक देश में नहीं, संपूर्ण विश्व में तापमान बढ़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम नहीं किया गया तो सूरज की तीव्र रोशनी और एवं ऑक्सीजन O2 की कमी से वृक्षों के बने रहने की संभावना क्या होगी? समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जीव जंतु जो है वो श्वास नहीं ले पाएंगे, श्वसन तंत्र प्रभावित हुआ तो सब कुछ नष्ट होगा। दूसरा प्रभाव, वर्षा में वृद्धि। कई बार अपन देखते हैं वर्षा की मात्रा में वृद्धि, या तो वर्षा होती नहीं है, और होती है तो इतनी तेज़ होती है कि बाढ़ की स्थितियाँ उत्पन्न कर देती है। वर्षा का चक्रण बदल जाएगा। अब अपन देख ही रहे हैं, जब वर्षा होनी होती तब वर्षा होती नहीं है और अचानक से किसी भी समय वर्षा हो जाती है। तो वर्षा का चक्रण बदल जाएगा, वर्षा में वृद्धि होगी। लेकिन कुछ देशों में इसके विपरीत स्थिति के कारण क्या होता है, कुछ देशों में मरुस्थलीकरण यानी सूखा और अकाल की स्थिति है। कुछ देश अभी अपन विश्व तक पहुँचते नहीं, अपने भारत में देखते कुछ राज्य ऐसे जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, कुछ राज्य ऐसे जो सूखे रह जाते हैं। तो ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन किसके कारण है? एक ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। तो वर्षा में समय का जो चक्र है वही परिवर्तित हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में तीव्र वर्षा और कुछ क्षेत्र जो है मरुस्थलीकरण के रूप में सूखे और अकाल की स्थिति में पहुँच जाते हैं। समुद्र सतह में वृद्धि। अब समुद्र सतह में वृद्धि कैसे होगी? समुद्र का जो जल है वो तो इस पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है, क्या उसमें कभी कोई परिवर्तन हो सकता है? हमारी पृथ्वी के ऊपर जो जल उपलब्ध है, अब वो न तो जल को आप ये भी जानते हो कि जल को हम न तो नष्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पर ये कुछ हिस्सा स्थल भाग है। जैसे अपन बात करें, इधर उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट आ गया, दक्षिणी अमेरिका पार्ट आ गया, इधर यूरोप और पूरा पार्ट आ गया, इधर अफ्रीका आ गया, ये भारत आ गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब ये तो फिक्स है। इसके अलावा चारों तरफ क्या है? जल ही जल है, जिनको अपन महासागर बोलते हैं। अब इसी में अपन बात करें, यहाँ पर हिमालय पर्वत है इस जगह, या अरावली पर्वत है, विंध्याचल है। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में बहुत सारे पर्वत है। इधर अपन देखते हैं तो इस जगह पूरी पर्वत श्रृंखला है ये, इधर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये जो जल है, इसका जल, अब इसका जो स्तर है, अपन जल का स्तर मापते हैं तो जल का स्तर कहीं से भी मापो एक ही आएगा। क्योंकि अपन कई बार देखते हैं, आप किसी पात्र में ले लो, उसमें जल कम कर दो, देखिए एक साइड का हिस्सा ऊपर नीचे होता है कि कभी नहीं होता, वो तो स्तर वही रहेगा। अगर जल कम होगा तो उसका तल जो है वो घटता जाएगा। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पे कि समुद्र सतह में वृद्धि। समुद्र सतह जो है में वृद्धि। अब समुद्र सतह में वृद्धि कैसे होगी? जैसे अपन बात करें, ये चारों तरफ और बीच में ये कोई द्वीप है। अब इसके चारों तरफ ये मान के चलते कि इतना हिस्सा है वो किस में डूबा हुआ है? पानी में। तो हम इसका स्तर जब मापते हैं तो इसका मतलब चारों तरफ जल है और ये क्या है? स्थल। अब इस स्थल पे क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, और इस पर्वतीय क्षेत्रों पर क्या होती है? इस प्रकार से बर्फ़ जमी है, ये इतना हिस्सा है, इसके ऊपर क्या है? बर्फ़ जमी रहती है। अब ये जो बर्फ़ का स्तर है वो क्या होता है? जैसे ग्रीष्मकाल जैसे आता है तो इसका ये ऊपरी हिस्सा जो है वो इतना हिस्सा किस में पिघला? बर्फ़ जो होता है वो पानी में कन्वर्ट हुआ और किस में पहुंच गया? समुद्रों में पहुंच गया। फिर वापस तापमान जैसे बढ़ा उस दौरान तो ये पिघल कर यहाँ पहुँच गया, और जैसे ही सूर्य का तापमान इस समुद्र पर गिरा, क्योंकि सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन, और उस स्थिति में सूर्य का तापमान इस पर गिरा तो यहाँ पे वाष्प बना और वापस पहुँचा, और जैसे यहाँ पर शीतकाल आया तो ये वापस इतनी परत वापस जमा हो जाती है। शीतकाल में वापस वो जो वाष्प थी वो बर्फ के रूप में वापस। तो ये जो परत थी, इसका जो चक्र है वो ऐसा बना हुआ है कि
ग्रीष्मकाल में तो ये पिघल कर नीचे जाता है और शीतकाल में वापस वही उसी स्थिति में आ जाता है। लेकिन कब? जब अपना टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। अब यही टेम्परेचर यहाँ 40 से ये पहुँच गया 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक चीज़ ये बताओ, 48 डिग्री पहुँचा तो जितना पिघल रहा था 40 डिग्री पे, क्या उतना ही पिघलेगा अभी भी 48 पे? अब ज़्यादा पिघलेगा, तो ज़्यादा पिघलेगा तो ये जो जल स्तर है, ये जल स्तर, ये इतना स्थलभाग जो है वो वापस क्या हो जाएगा? जल में जलमग्न हो जाएगा। जलमग्न हुआ। अब जितनी यहाँ से पहले इतना पिघलता था, अब की बार पिघल गया साहब इतना, ज़्यादा पिघल गया और ज़्यादा पिघल कर धरातल किसमें? समुद्रों में मिल गया। समुद्र का जल स्तर जो है वो ऊंचा उठ गया। अब शीतकाल जैसे प्रारंभ हुआ तो शीतकाल इतना लंबा हुआ नहीं। अभी वर्तमान में देखते हैं अक्टूबर के महीने में सर्दी पड़ने लग जाती है, अभी तक तो सर्दी का एहसास होने लगा है। तो ये जो परिवर्तन है, तो जितनी मात्रा में, क्योंकि 4 महीने शीतकाल और 4 महीने ग्रीष्मकाल बराबर रहेंगे तो जितना पिघलेगा उतना जम जाएगा। लेकिन इसमें परिवर्तन हुआ कि ग्रीष्मकाल ज़्यादा हो गया, शीतकाल कम हो गया, तो यहाँ पर ये जो बर्फ़ की मात्रा है वहाँ तक नहीं पहुँच कर इतनी रह गई। तो इसका मतलब जितना ऊपर वाला जो हिस्सा है, वो जो जल था, बर्फ़ था, वो पिघल कर कहाँ पहुँच गया? समुद्रों में पहुँच गया। अब समुद्रों में पहुँच गया तो जो जल स्तर है ये क्या हो गया? सतह, जब समुद्री सतह क्या हो गई? में वृद्धि हो गई। जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा वृद्धि हुई और वापस उतनी मात्रा में उसका अवशोषण नहीं हुआ। तो इससे लगातार अगर यही कंडीशन रही तो आने वाले समय में ये जो स्तर है, ये जो स्थल है, ये कम होता जाएगा। जबकि जनसंख्या तो यहाँ बढ़ती जा रही है, इसको तो आवश्यकता ज़्यादा स्थल की है, और यहाँ पर हो रहा है उल्टा। तो वैश्विक तापमान जब बढ़ रहा है तो उसके कारण जो समुद्रों की सतह है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो द्वीप है वो द्वीप धीरे धीरे जलमग्न होते जा रहे हैं। तो ये कंडीशन हो रही है कि समुद्र सतह में लगातार वृद्धि जो होती है, मात्र 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के, इतने ताप के परिणाम स्वरूप हिमनद जो बर्फ़ है वो ध्रुवीय हिमटोपियाँ, ध्रुवों के ऊपर जो, अब कई बार अपन बोलते हैं ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है, दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर तो बर्फ़ ही है। लेकिन यहाँ से भी जो बर्फ़ पिघल कर कहाँ पहुँच गई? समुद्रों में। अभी समुद्रों में आ गए तो समुद्रों की सतह अपने आप बढ़ गई। तो हिमनद, ध्रुवीय हिमटोपियाँ पिघलेगी और समुद्र तटीय मैदानों में क्या आएगी? बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी। क्योंकि समुद्रों से ऊपर हिम जो है, जो बर्फ़ जो है वो पिघल कर धरातल पर पहुँचेगी तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करेगी। एक तो बाढ़ आता है बरसात आने कर, कई बार अपन नदियों में देखते हैं, एक वो नदी होती है जो 12 माह, जिसको बोलते हैं 12 मासी। 12 मासी का पूरे वर्ष भर इसमें जल बहता है। वर्षा काल में तो वर्षा से बहता है क्योंकि जलता, और उसके बाद में ये बर्फ़ पिघल कर इस नदियों के माध्यम से आती रहती है। लेकिन इन नदियों का जो स्तर है, तीव्र तापमान बढ़ेगा तो इनका जो स्तर है, जल स्तर और ज़्यादा बढ़ेगा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न भी कर देता है। तो समुद्र तटीय मैदानों में बाढ़ आएगी और संभवतः कई द्वीप पानी में डूब जाएंगे, यानी बहुत सारे द्वीप है वो जलमग्न हो जाएंगे। जल स्तर में ऑटोमेटिक वृद्धि होगी। वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन, घास क्षेत्र, वन क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन होगा। अफ्रीका के रेतीले क्षेत्रों में अकाल की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बीमारियों के स्तर में लगातार वृद्धि होगी। वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन होने से कीट पतंगों में भी परिवर्तन संभव है। इससे बीमारियों में वृद्धि का अंदेशा यानी संभावना बनी रहती है। 3 से 5 डिग्री तापमान वृद्धि होने पर मलेरिया स्तर में क्या होती है? 45 से 60% तक की वृद्धि। इसमें कहा गया है कि 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है तो जो मलेरिया का स्तर वो 45 से 60 डिग्री के बीच में पहुंच जाता है। मलेरिया ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, लोगों में मलेरिया की बीमारियाँ ज़्यादा होने लग जाती है। इसका मतलब कीट पतंग बढ़ जाएंगे और उनकी वजह से मलेरिया उत्पन्न होगा। 6 नंबर पे जैव विविधता को खतरा। अब तापमान अपन बात करें, जैसे हमारी धरातल है, इसमें अनेक प्रकार के जैविक प्रजातियाँ होती हैं, पेड़ पौधे वनस्पति होती है, अनेक प्रकार के जीव होते हैं। क्या वो सारे जीव और वनस्पति जो है तापमान को सहन करने वाले होते हैं? सबका अलग अलग समय होता है। जैसे अपन गेहूँ है वो कब बोते हैं, कौन सी ऋतु में बोते हैं? गेहूँ बोते जो है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में क्यों बोते? इसको ग्रीष्म ऋतु में बोते देंगे अगर ये उत्पन्न होता है, क्योंकि इसको एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, उसी तापमान में ये उत्पादित होता है। उसी प्रकार बहुत सारी ऐसी वनस्पति होती है जो निश्चित तापमान पर, अब उनके ऊपर तापमान गिरेगा तो वो वनस्पति नष्ट होगी। तो इस प्रकार से अनेक प्रजातियाँ हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। बहुत सारे जंगलों में निवास करने वाले जीव है वो तापमान बढ़ने के कारण नष्ट हो जाएंगे। तो जैव विविधता, ये तो जैव विविधता है, जीवों में जो विविधता, वनस्पतियों में जो विविधता है वो धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। ताप वृद्धि के परिणाम स्वरूप 80% जैव विविधता को क्या हो जाएगा? खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
यहाँ तक कि अगर मानव भी 48 डिग्री टेम्परेचर होता है जिसमें भी मनुष्य काम करते हैं, क्योंकि अपने भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है तो भारत की जो अधिकतर आबादी वो किसान है, और किसान दिन भर खेतों में काम करते हैं। वो इस तापमान के कारण घर पे थोड़ी बैठते हैं, पूरे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक दिन भर काम करते हैं। अगर ये तापमान 48 से 55 पे पहुंच गया तो उस कंडीशन में वो काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो वो वैसे नष्ट। तो इस कारण से हमारी धीरे धीरे जैव विविधता है वो नष्ट होती चली जाएगी। वैश्विक तापमान से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, अब सबसे ज़्यादा जो वैश्विक तापमान है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से क्षेत्र है? तो वैश्विक तापमान का सर्वाधिक प्रभाव भारत समेत 6 बड़े देशों पर पड़ रहा है। भारत में तो ही, उसके साथ 6 बड़े देश और है, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका, और सारे एशियाई कंट्रीज़ है, एशिया महाद्वीप के देश है सारे, जिनकी लगभग 2 अरब जनसंख्या वैश्विक तापमान की चपेट में है। तो विश्व की सबसे अधिक आबादी इसी महाद्वीप में है। इन सारे देशों की आबादी कितनी बताए? 2 अरब जनसंख्या इसकी चपेट में, उसमें से 121 यानी 1 अरब 21 करोड़ तो भारत की है, वो भी 2011 के अनुसार। तो इसकी लगभग 75% जो आबादी है वो तो केवल भारत में आ गई। 75% आबादी तो 60-70-75% तो केवल भारत में निवास करती है। तो ये 6 ऐसे देश हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ा है। वैज्ञानिकों ने ऐसे 9 क्षेत्रों को चिन्हित किया है जिनकी जलवायु में, जिन क्षेत्रों में जलवायु में परिवर्तन देखा गया है। जैसे उन्होंने ऐसे ऐसे स्थान चिन्हित किए जहाँ पर जलवायु में पिछले 10 सालों में 50 सालों में जो परिवर्तन हुआ, उन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उनमें से भारत भी एक है जिसमें भी जलवायु में परिवर्तन देखने को मिला है। भारत के मौसम चक्र पर भी प्रभाव पड़ा और उसमें बदलाव परिणाम स्वरूप खाद्यान्न की कमी के संकट का सामना करना पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक खतरा चीन, भारत जैसे देशों में होगा, क्योंकि भारत में ग्लोबल वार्मिंग के चलते गेहूं उत्पादन में क्या होगी, और गेहूं क्या है, मुख्य खाद्यान्न फसल है भारत की, तो गेहूं उत्पादन में गिरावट होगी और गिरावट होने से खाद्यान्न की कमी आएगी। अचानक गर्मी बढ़ने से गेहूं की बालियों में क्या होगा, अभी अपन बात कर रहे थे कि गेहूं की फसल को हम शीतकाल में क्यों बोते हैं, क्योंकि उसको एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। अगर वही तापमान उसको ग्रीष्म ऋतु में बोया जाए तो उसके अंदर जो गेहूं की बालियाँ होती है उसमें जो गेहूं का जो दाना विकसित होता है वो विकसित नहीं होगा और वो बिल्कुल बारीक ही रह जाएगा। तो गेहूं की बालियों में अन्न विकसित नहीं हो पाएगा ज़्यादा तापमान से। अब आशंका ये भी है कि 3 से 4% तक की खाद्यान्न में कमी भी हो जाएगी। समुद्री जल स्तर में 1 मीटर ऊंचा होने से, अगर समुद्री जल स्तर 1 मीटर ऊंचा ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे 576.40 हेक्टेयर ज़मीन क्या हो जाएगी, जलमग्न यानी समुद्र में डूब जाएगी। करीब 71 लाख लोगों को क्या होना पड़ेगा, उस जो जलमग्न ज़मीन है उस क्षेत्र से दूसरे स्थल भाग पर पहुंचना पड़ेगा, विस्थापित होने का सामना करना पड़ेगा। विस्थापित का मतलब जानते हैं, जिस स्थान में जल बढ़ गया, अभी अपन यहाँ पे है और यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हम ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ पर ऊंचाई हो और बाढ़ नहीं आए, तो वो ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे स्थान पर उनको जाना पड़ेगा। मुंबई, कोलकाता का विशाखापट्टनम, अब ये नाम क्यों आ रहा है, तो कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई ऐसे स्थान पर, क्योंकि समुद्र के किनारे है। अब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो ये सबसे पहले उसकी चपेट में आते, तो इनको उस क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा। सहित कई द्वीप और बांग्लादेश के 17% क्षेत्र पानी में समा जाएगा। अगर 1 मीटर जल, अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है तो उससे इतना इफेक्ट पड़ेगा कि भारत के 71 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। 576.40 हेक्टेयर भूमि क्या होगी, जलमग्न हो जाएगी। कई द्वीप और बांग्लादेश का 17% जो स्थल है वो भी क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। इससे विभिन्न तरह की समस्याएं अचानक उत्पन्न हो सकती है। 80% जैव विविधता को खतरा। प्रतिवर्ष हिमनद 1.7 मिलीमीटर की दर रफ्तार से क्या हो रहा है, पीछे हटने का अर्थ ये होता है कि प्रतिवर्ष ये जो हिम जमा है ये प्रतिवर्ष क्या होता जा रहा है, जैसे यहाँ से पिघला और पिघल कर क्या हुआ, इतना जल में समा गया, तो हर वर्ष ये पीछे खिसकता जा रहा है, यानी ज़्यादा पिघलता जा रहा है। तो इसकी जो रफ्तार है वो 1.7 मिलीमीटर की रफ्तार से पीछे हट रहा है। भारत का गंगोत्री अपने मूल स्थान से 23 मीटर पीछे खिसक चुका है। गंगोत्री का मतलब ये है, जैसे गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद, यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। अब ये जो है इस क्षेत्र में, जैसे अपन बात करें यहाँ पे पूरे क्षेत्र में यहाँ से लेकर ये बर्फ जमा है। अब यहाँ से प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, यहाँ से जब बर्फ पिघलता है और किस में आ जाता है, इस नदी में। लेकिन ये धीरे धीरे ये बर्फ जो है पिघलते पिघलते अब यहाँ तक का हिस्सा है वो यहाँ से आने लग गया। तो इसका मतलब ये है कि आज वर्तमान में अगर बात करें, गंगोत्री हिमनद है वो अपने मूल स्थान
इसका जो मूल स्थान यहाँ पे था, उस मूल स्थान से ये कितने मीटर, इतने मीटर पीछे खिसक चुका है। इतना बर्फ पिघलकर समुद्रों में समा चुका है। विश्व का सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला देश कौन सा है? चीन। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा स्थान है? यानी चौथे नंबर पे आता है भारत। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 3 ऐसे देश हैं जो अपने भारत से भी ज़्यादा गैसों का उत्सर्जन करते हैं। अब ग्रीन हाउस प्रभाव कम करने के कौन से उपाय है? तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम किया जाए। जो हम कोयले का प्रयोग, कोयले को जलाने का काम करते हैं, उसको कम किया जाए। अधिकाधिक सबसे ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाए जाए, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर हम किस प्रकार से पेड़ पौधे लगाकर उसको संतुलित कर सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है उसके प्रयोग को रोका जाए। अब उसको रोकने के लिए CFC एक बार वायुमंडल में प्रवेश करने पर ये ऐसी गैस है जो अन्य गैसें तो नष्ट हो जाती है, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होती, कई वर्षों तक ये गैस वायुमंडल में ही रहती है। अतः CFC उत्सर्जित करने वाले भौतिक संसाधनों या भौतिक जो साधन है उसके इस्तेमाल पर क्या होनी चाहिए, यानी ऐसे जो रेफ्रिजरेटर है तो इनका प्रयोग बंद किया जाए ताकि CFC का उत्सर्जन नहीं हो। क्योंकि CFC ऐसी गैस है जो वायुमंडल में एक बार जाने के बाद में अन्य गैसों को तो अपन दूसरी गैसों के माध्यम से नष्ट भी हो जाती है। जैसे CO2 की मात्रा है, वृक्ष उसका अवशोषण करते हैं, पेड़ ज़्यादा लगाएंगे तो CO2 की मात्रा को हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन CFC की मात्रा कभी नियंत्रित नहीं होती, कि कई वर्षों तक वायुमंडल में बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है ओजोन परत में शरण, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओजोन परत को। आज हमारा जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव, ये ओजोन परत शरण भी ये इसी का देन है, इसी का पार्ट है ये भी। तो नेक्स्ट वीडियो में ओजोन परत किस प्रकार से हमारी ओजोन गैस है वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है वो देखेंगे। धन्यवाद।